प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके सामने। सबसे पहले बात करते हैं बजट की। पाकिस्तान के बहुत ही बुरे हालात में, एक बड़े क्राइसिस में और इकोनॉमिक कंडीशंस जब वर्स हैं, उस वक्त एक बहुत ही अच्छा बजट आ गया। बजट की बहुत तारीफ़ की जा रही है कि इतना अच्छा बजट पेश कर दिया गया, जबकि ये समझा जा रहा था कि ये तो हम बजट पेश ही नहीं कर पाएंगे, अभी तो हमारा IMF का प्लान भी नहीं हुआ, एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले ही IMF का एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जो बजट पेश किया है उसकी बहुत तारीफ़ें की जा रही हैं। उसके कुछ फ़ीचर्स मैं आपके सामने रखती हूँ। एक तो यह है कि हर बजट पर हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि जो पिसा हुआ गरीब तबका है उसके लिए कुछ ज़रूर होना चाहिए, वो इस बजट में मौजूद है। इसमें जो मिनिमम वेजेस हैं उनको भी इंक्रीज़ कर दिया गया, 2000 बढ़ाई गई है 30,000 से 32,000, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि नहीं बढ़ाएगा, 1000 का भी इजाफा नहीं होगा, क्योंकि हालात ऐसे कह दिया जाएगा कि हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वो इंक्रीज़ कर दिया गया। फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी 1 to 16 ग्रेड 35% रेज़ किया गया, जो 17 और 22 ग्रेड तक 30% रेज़ किया गया। वैसे तो 17-18 ग्रेड तक कर देते, उससे आगे के ग्रेड्स की तो ज़रूरत नहीं थी। फिर जो फ्रीलांसर्स हैं उनको बड़ी सहूलतें दी गई। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान दुनिया में दूसरे बड़ा मुल्क है कि जो फ्रीलांसर्स पे इन्हिसार करता है, और फ्रीलांसर्स आगे वो समझते हैं कि ये ग्रोथ इन्हीं पर डिपेंड करेगी। बड़ी उनको फैसिलिटीज़ दी गई हैं। फिर टैक्सेस नहीं लगाए गए, और जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो रेस्टोरेंट्स या फिर ये कि ऐसे टिन पैक्स में जो फूड्स आते हैं, जो बाहर के आइटम्स होते हैं, ऐसी फूड प्रोडक्ट्स या फिर गाड़ियाँ इस तरह की कि जो आम तबका उनको इस्तेमाल नहीं करता, खाता नहीं है, बल्कि पब्लिक को तो अक्सर ये जो होती है वो मासेज, उनको ये पता नहीं होता ये है क्या। वो बड़ी स्टैब्लिश फैमिलीज़, यानी जो ये जिन जानते हैं और कर सकते हैं, खा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लगे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छा किया, इससे ज़्यादा भी आप लगाते तो भी कोई मसला नहीं था। फिर जो नॉन फाइलर्स हैं वो जब बैंक से पैसा निकलवाएंगे तो 50,000 की अमाउंट अगर वो निकलवाते हैं तो उनके ऊपर 0.6% ये टैक्स लगेगा। अब इससे पहले 1 लाख पे था, लेकिन ठीक है, फाइलर्स बनना चाहिए, नॉन फाइलर्स को इसमें शामिल होना चाहिए, तो इसमें ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। फिर इसके अंदर 14,000 अरब रुपए का ये बजट कहा जा रहा है। वैसे तो जो टोटल फेडरल बजट है वो कहा जा रहा है कि 144 खरब 144 खरब 60 अरब रुपए का वफाकी बजट जो है वो पेश किया गया, जैसे पेंशन्स को इंक्रीज़ किया गया, और जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ बजट में भी इंक्रीज़ किया गया। और फिर जो हमारी इंफो मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने उस पर ट्वीट भी किया कि फ़नकारों, आर्टिस्टों और जर्नलिस्टों, सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड जारी किया जा रहा है। और फ्रीलांसर्स के लिए जो मैंने आपको बताया उसमें तो डायमंड कार्ड भी दिया जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनको इसमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। गाड़ियाँ मैंने आपको बताई 13 सीसी से ऊपर जो है उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगी। सोलर पैनल्स पर जो कस्टम ड्यूटी है वो ख़त्म की जा रही है। और मुल्क से बाहर रहने वालों के लिए भी बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें अगर वो वहाँ से मुल्क के अंदर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो उनको उसमें टैक्स उनका ख़त्म कर दिया जाएगा, नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह के और बहुत सारे फीचर्स। तो एक बहुत ही ये तो ज़बरदस्त और अच्छा बजट नज़र आया। अब जो अगली बात हैरानी बड़ी हुई, तो ये कहा जाने लगा कि ये तो आर्टिफिशियल बजट है, देखें ये कैसे होगा। बल्कि उसके ऊपर मैं देख रही थी मुख्तलिफ, आपको पता है, साथ ही कुछ ऐसी मीम्स और जोक्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोई कहने लग पड़ा कि बासमती चावल हो, देसी गाय का दूध हो, विलायती खंड हो, बंदा खीर पकाए और सर्दियों की रात छत पर रख कर सो जाए, सुबह उठे तो उंगली लगा कर वो खीर खाए। किसी ने पूछा तुम्हारे पास इनमें से क्या है, तो वो बोला उंगली। यानी ये सब तो आपके पास है नहीं, पैसा तो है नहीं, तो आप कहाँ से करेंगे ये सब। तो इस पर यह भी कहा गया कि फाइनेंस मिनिस्टर्स तो कैंडीज़ बांट रहे हैं वो। अब अगर इसको ऐसे लिया जाए तो देखें, ये इस हुकूमत का आखिरी बजट है। ये बजट अच्छा आना ही आना था, लेकिन एक सवाल और भी है, अगर इस हुकूमत की जगह क्या कोई और हुकूमत होती तो वो ऐसा अच्छा बजट ना लाती, वो बड़ा गंदा सा बजट ले आती, बड़ा मुश्किल बजट लाती, क्योंकि वो कहती कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, देखिए हम क्या करें। तो हम तो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम ऐसा बजट पेश करेंगे कि सब तिलमिला उठें, बिलबुला उठें। ऐसा होता? ऐसा नहीं होता। कोई भी इस वक्त गवर्नमेंट होती उसने बजट ऐसा पेश करना था। लेकिन मैं इसमें क्रेडिट फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब को भी देती हूँ कि उनकी एक्सपर्टीज़ काम आई है। मतलब इतनी मरतबा वो इक़्तिदार में फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर रहे हैं कि उनके, मेरा ख्याल है कि अब उंगलियों पर गिना हुआ है कि कहाँ पे क्या करना है। तो फिर जो इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया बजट के हवाले से, मेरा ख्याल है शाहजेब खानज़ादा को दिया। उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ
कि कोई IMF किसी के साथ इस तरह का एग्रीमेंट करने की बात करे और उसके साथ ये हालात हों कि वो तमाम कंडीशंस पूरी कर दे और फिर भी उसको IMF का प्लान ना मिल रहा हो। तो इसके ऊपर उन्होंने इस पर बात की कि ये जियोपॉलिटिकल मामला है, ये जो इस वक्त जियोपॉलिटिक्स हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है इस रीजन का या इस दुनिया का, इस बिना पर ये हर्डल्स हमें पेश आ रही हैं। तो ये एक बड़ा हिंट दिया है उन्होंने। अब इसको हम कैसे देखें, हम तो पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं अगर आपको याद हो। तो इसमें जब हम जियोपॉलिटिक्स की या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं, इसमें इंडिया भी आता है, फिर इसमें इस वक्त हमारे अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, वो भी आते हैं। इसमें तो बहुत सारे एंगल्स निकलते हैं कि भाई पहले ये वाली बातें होती रही कि भाई जब तक इंडिया जो है वो उस तरफ से कुछ इशारा नहीं करेगा तो तब तक तो हमारा ये गो हैंड मिलेगा ही नहीं, ग्रीन सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। लेकिन फिर इसी के साथ ये बात भी होती रही कि क्योंकि अमेरिका अपनी बात, बहुत सारी बातें मनवाना चाहता है और वो देख रहा है, और जो इस वक्त यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी वो देख रहा है, तो हो सकता है कि वो इसको सेकंड ना कर रहा हो IMF को। अब प्राइम मिनिस्टर ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि उनको पूरी उम्मीद है कि अब IMF का एग्रीमेंट हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें, और एक और बड़ी अहम खबर है जिसको हमने इससे पहले डिस्कस नहीं किया था, और वो है पनामा का मामला। देखिए पनामा केस में जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसके ऊपर अब एक जज साहब ने कुछ फरमाया है, और वो बहुत ही अहम बात है। वो ये है कि उनका ये कहना है कि जो पनामा केस निकला था तो उसमें तो 436 इंडिविजुअल्स थे, 436 अफराद ऐसे थे कि जिनका नाम उस लिस्ट में आया था, लेकिन उनमें से किसी के ख़िलाफ़ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई सिवाय शरीफ ख़ानदान के। और ये किसने कहा है? ये कहा है जस्टिस तारिक मसूद ने। सुप्रीम कोर्ट में पनामा स्कैंडल में शामिल 436 पर्सन्स के ख़िलाफ़ केस की हेयरिंग हुई, जिसमें जस्टिस तारिक मसूद ने ये रिमार्क्स दिए कि पनामा केस कुछ और ही मामला था। 436 लोगों में से सिर्फ एक ख़ानदान को अलग करके टारगेट करके ये केस चलाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया था कि 24 हेयरिंग्स के बाद भी एक ख़ानदान के सिवा बाकी जितने भी लोग थे उन सब के केसेस अलग कर दिए गए। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि यहाँ बैठकर बहुत सारी बातें करने को दिल चाहता है मगर नहीं कह सकते। इस तरह की बातें हुई हैं, तो ये तो वाकई बात तो है करने वाली। इसमें जिस ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हुआ है वो तो बात करेगा, और वो आप जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान, नवाज़ शरीफ इसी पे तो बार बार कह रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो पनामा का ये एक बहुत अलमिया है कि हमारे मुल्क के अंदर अदालतों में ऐसे केसेस चलते हैं जिसके पीछे पता ये चलता है कि ये तो साजिश के तहत ये केसेस चले, और इतने बड़े केसेस होते हैं कि उसमें प्राइम मिनिस्टर्स को गिरा दिया जाता है, हुकूमतों को गिरा दिया जाता है, तख्ता उलट दिया जाता है, उनको जेलों में भेज दिया जाता है, डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है और बाहर भिजवा दिया जाता है। चलें जी, ये बजट और पनामा की बड़ी गंभीर गुफ्तगू कर ली। अब आपको एक हल्की फुल्की बात बताते हैं, बल्कि एक हल्की बात बताते हैं आपको, और वो हमने नहीं की, वो की है जावेद चौधरी साहब ने। उन्होंने मुराद सईद के हवाले से कहा है कि ये पता चला लिया गया है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। आपको पता ना, वो कहीं छुपे हुए हैं और उनको तलाश किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो अपने आप को छुपाने के लिए और उनकी लोकेशन कहीं पर जाहिर ना हो, इसके लिए वो एक ख़ास तरीका इस्तेमाल करते थे। और वो तरीका ये था कि वो जब टेलीफोन पर अपने मोबाइल पर बात किया करते थे तो वो अपने बाथरूम में या वॉशरूम में बैठकर बात करते थे, और वहाँ पर बात करते हुए वो नलके की टूटी खोल देते थे या फिर कमोड का बटन दबा देते थे, जिससे वो पानी की आवाज़ जब पैदा होती थी तो उनकी लोकेशन लोकेट नहीं हो पाती थी। ये वैसे एक साइंटिफिक रिसर्च है, मैं तो ये समझती हूँ, क्योंकि मुझे आज से पहले ये नहीं पता था कि अगर आपने अपनी लोकेशन हाइड करनी हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वॉशरूम में बैठ के ये सब चीज़ें करें, तो फिर आपकी लोकेशन दूसरों तक नहीं पहुँच पाएगी। आप खुद सुन लें वो क्या कह रहे हैं। और मुराद सईद साहब आजकल जो भी वीडियो मैसेज करते हैं या ऑडियो मैसेज करते हैं वो वॉशरूम में बैठ के अपनी वॉशरूम की टूटी चला के या कमोड चला के तो वहां से करते हैं, ताकि उनकी लोकेशन जो है वो सामने ना आ जाए। लेकिन अब वो हर सर्कल में आ रहे हैं, उनके बारे में ये पता चल गया कि कहाँ पे छुपे हुए हैं वो। और अब ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसी रिसर्च है कि इससे तो कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है दुनिया भर में। यानी आपने अगर अपनी लोकेशन हाइड करनी हो, आप किसी से बात कर रहे हो और आप यहाँ कि आप पता ना चले किसी को, एजेंसीज़ को, पुलिस को, किसी को ना पता चले कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप बस अपने वॉशरूम में जाएं, टूटी खोल दें या फिर कमोड, तो वो आप उस तरीके से बात कर सकते हैं। तो मैंने आपको सही कहा था ना, एक हल्की बात हम आप तक पहुँचाते हैं, हल्की फुल्की बात हम आप तक पहुँचाते हैं। जनाब, इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक आखिरी टॉपिक कौन सा रह जाता है? वो रह जाता है इमरान खान का, और जो मैं आपको कई दिन पहले बता चुकी हूँ। वो तो ख़बर अब मेरे लिए पुरानी हो चुकी है। मैंने तो आपको उसी दिन बता दिया था जिस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब
इमरान खान से मिलने के लिए आए थे लाहौर। तो मैंने जब वो वहाँ से चले थे, बल्कि जब उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो अपने लीडर से मिलने के बाद आगे अपना बताएंगे कि क्या करना है, तो मैंने उस वक्त कहा था कि वो इमरान खान के पास आएंगे और कहेंगे कि -1 फार्मूले पे सब राज़ी हैं, तो आप ऐसा करें कि माइनस हो जाएं और मेरे हाथ में दे दें कमांड। और मैंने आपको साथ ही ये भी बता दिया था, बल्कि उसके बाद मैंने एक और प्रोग्राम भी किया उससे चंद घंटे के बाद, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो नहीं मानेंगे, और फिर मैंने कहा कि नहीं माने। तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो ऐसा नहीं कर सकते, और ये बात मैंने आपको बता दी। उन्होंने बड़ा सा बोर्ड नो का उनको लिख कर दिखा दिया। तो अब वो क्यों नहीं कर सकते? इसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने पार्टी की कमांड छोड़ दी तो फिर अगर आगे इलेक्शन होते हैं तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर सियासत से निकल जाएंगे। और अगर पार्टी की कमान उनके हाथ में ही रहती है, तो अगर KPK में कुछ ऐसा बनता है और उनकी हुकूमत बनती है या कहीं पर भी किसी भी तरीके से, तो वो पॉलिटिक्स के अंदर इन रहते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी को अगर ये दे दिया तो फिर तो पार्टी भी उनके हाथ से गई। अब पार्टी तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, ये तो आप जानते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने उनको ये कहा कि अगर मेरे हाथ में आप दे देते हैं और मान लेते हैं ये बात माइनस होने की कुछ अरसे के लिए, तो इससे ये होगा कि हम पार्टी को कायम रखने में कामयाब होंगे, लोगों को वापस बुलाएंगे, वरना ये जो चंद रह गए ये भी निकल जाएंगे, ख़त्म समझे पार्टियाँ। लेकिन वो इस पर नहीं माने, और मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये पता था मुझे कि वो किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। आप जानते हैं कि वो इमरान खान है। तो अब उनको ये उम्मीद है कि आगे अगर इलेक्शन होते हैं तो ऐसा होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन होने के तो कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई और सिस्टम आएगा। अब देखें, इसमें ये जो बात की जाती है ना, जैसे कि इसहाक डार साहब ने एक बात की है इसके अंदर, वो बात क्या है? वो बात ये है कि उन्होंने कहा है कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी बिना पर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं देख रही थी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे कि जो आर्मी चीफ़ हैं, पहले वो इस मई के मंथ को सिर्फ अगर आप देख लें तो 9 मई को वो गए हैं अम्मान, फिर वो गए हैं कतर, फिर उसके बाद वो गए हैं चाइना, अच्छा फिर उसके बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, और फिर सैफरी की जो डायलॉग है वो हुआ, फिर पाक चीन पर डायलॉग हुआ, फिर उसके बाद ईरान पाकिस्तान चाइना का वो सिचुएशन पेश आई, फिर अभी हमारे मुल्क से होकर गए हैं UK के जो चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स, और उससे पहले फरवरी के मंथ में आर्मी चीफ UK में वहाँ पर उनसे 5 दिन का दौरा करके आए थे, और अब वो 5 दिन का दौरा करके गए हैं। तो ये सब कुछ जो चल रहा है, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो अलाइंसेस बन रहे हैं, जो ग्रुपिंग हो रही है, उसमें ये कुछ हमें नज़र आ रहा है। जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है इस वक्त, उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हैं, और कहा यह जा रहा है कि अगले चंद महीनों में आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स आ जाएँ सामने। बात तो यही हो रही है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो, लेकिन अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं या नहीं, यू नेवर नो। बल्कि शाह महमूद कुरैशी ने उनको ये भी कहा इमरान खान को कि आप बाहर चले जाएं कुछ दिन के लिए, और ये बात तो मैं आपको मेरा ख्याल है 20 दिन या महीना पहले बताई थी कि उनके लिए ये वाली एक ऑफ़र है, यानी वो चाहें तो वो बाहर चले जाएँ। बल्कि हमने कहा था जमाइमा भी कोशिश करी है, जहाज़ तैयार खड़ा है, इस तरह की खबरें आ रही थी, हमने आपको बताया था इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो अपने एक प्रोग्राम में उन्होंने खान ने ये कहा कि उनसे जब किसी बाहर के मीडिया को करे तो उसने उनसे ये पूछा कि आपके बेटों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे मुलाकात अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं। इसकी वजह यह है कि जो यहाँ के हालात इतने डेंजरस हैं इस मुल्क के कि मैं तो उनको यहाँ पर नहीं बुला सकता इस सिचुएशन में। अब देखें, ये है तो बड़ी बुरी बात, क्योंकि इसके ऊपर फिर ये कहा जाएगा कि आप अपने बच्चों को नहीं बुला रहे, जबकि दूसरे सारे आपके लिए। तो यूथ का क्या हाल हुआ है, वो जो बेचारे पकड़े गए जगह जगह से, वो तो उनके साथ जो आर्मी एक्ट के तहत चलेगा वो भी तो किसी के बच्चे हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि वो नहीं आ सकते। अब ज़ाहिर है वो वहाँ पर रहने वाले वो कहाँ इस तरह की उसमें जो है वो अपना सर खपाएंगे, वो कहेंगे डैडी बस यहीं तक काफ़ी है, दूर से ही सलाम दुआ काफ़ी है, हम नहीं आने के। हमारी हिस्ट्री हमें ये बताती है कि बेनज़ीर भुट्टो से लेकर और जितने भी हमारे सियासतदान ऐसे रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ ये सब कुछ होता रहा, नवाज़ शरीफ तक, वो बाहर जाते रहे हैं, सिस्टम से आउट होते रहे हैं, लेकिन फिर वो एक टाइम ऐसा देखकर, जैसा हम आपको कहते हैं टाइम कभी एक सा नहीं रहता, कभी किसी के लिए अच्छा होता है, कभी किसी के लिए बुरा, जिसके लिए बुरा होता है उसके लिए अच्छा भी आ जाता है, तो यही होता है। और फिर इसी तरीके से हमने देखा कि रिकन्सिलिएशन भी की गई। मुशर्रफ के दौर में भी जगह बनाकर नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर ने एक वो एग्रीमेंट किया और वो वापस आए। तो सियासतदान का काम यही होता है। तो देखें अब क्या होता है, क्योंकि खान तो ये मानने पर तैयार नहीं है। लेट्स सी, आप उनको जाते हैं कि वो किस तरह सोचते हैं, लेकिन अगर
वो और क्या कर सकते हैं, चलें इस पर दोबारा बात करेंगे। जो ऑप्शंस हैं उसके ऊपर हम दोबारा बात करते हैं। अभी मैंने आपको एक बात ये कह दी कि आगे इलेक्शन जो अक्टूबर में कहे जा रहे हैं, ये इस साल के एंड में कहे जा रहे हैं, वो पता नहीं होते हैं या नहीं होते। इजाज़त है, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।